चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वीबीटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? वीबीटी। वीबीटी इज कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये बताता है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये किसके बारे में बताता है? फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और ये हमें बताता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मेरे साथ साथ आप कॉपी करते जाओ या स्क्रीनशॉट ले लो। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वीबीटी को देखो प्रपोज किया था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी प्रपोज्ड बाय, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन। दो साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लंदन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। एंड दिस थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय एंड मॉडिफाइड बाय और एक्सटेंड बाय मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको मॉडिफाई किया गया था। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, हिटलर लंदन ने इसको प्रपोज किया था। पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको क्या किया था? एक्सटेंड किया था। जब भी कोई थ्योरी पढ़ाया जाता है तो उसमें हमें इसके मेन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, दैट इज पोस्टुलेट्स। उस मेन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? पोस्टुलेट्स। तो पहले लिखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे इसका पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस थ्योरी ने क्या बोला था? तो इसका पहला पोस्टुलेट्स है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी द बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कोवैलेंट बॉन्ड। इन्होंने क्या बोला है? द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कोवैलेंट बॉन्ड। इन्होंने क्या बोला है कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पहला पॉइंट तो ये बोला। अभी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है देखो। व्हेन टू एटम्स come closer to each other, they undergoes overlapping. They undergoes overlapping and forms covalent bond. And forms covalent bond. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोज आएंगे तो क्लोज आने के बाद उसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग होने के बाद उसमें क्या बनता है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम एग्जांपल देने के बाद चाहे तो हमारे पास एक एग्जांपल आता है ये आपका एग्जांपल, ये जैसे हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन, ओके। इसमें वन इलेक्ट्रॉन और इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों क्लोज आएंगे तो क्लोज आने के बाद इसमें क्या होता है? ओवरलैप। इसमें क्या हो जाएगा? ओवरलैप। देखो ओवरलैपिंग कैसा होता है। ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बन गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना ये क्या हो गया? आपका कोवैलेंट बॉन्ड। और ये आपका रहेगा ओवरलैपिंग रीजन। इस रीजन को क्या बोला जाएगा? ओवरलैपिंग रीजन। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लोज आते हैं तो उसमें क्या बनता है? ओवरलैप। और इस रीजन को क्या बोला जाएगा? ओवरलैपिंग रीजन। ऐसे बनता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ये किसने बताया? हमें वीबीटी ने बताया। तो सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, फिर एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे। अब देखो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग होना चाहिए। ओवरलैपिंग मस्ट हैव। कंसेप्ट क्या था यहाँ पे? ओवरलैपिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओवरलैपिंग मस्ट हैव। तो पहले क्या होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा होना चाहिए? एंटी स्पिन। तो यहाँ पे होना चाहिए एंटी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो मैंने ऊपर में लिखा है, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन में। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोज आएंगे वो क्या होने चाहिए? हाफ फील्ड। और उनका स्पिन कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट। तब जाके क्या बनता है आपका? कोवैलेंट बॉन्ड। तब जाके बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। फोर्थ पॉइंट आता है, जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या आता है? बॉन्ड कभी वीक भी बनता है, बॉन्ड कभी स्ट्रांग भी बनता है ना। अब देखो नेचर क्या होता है,
एक्सटेंट मतलब मोर, एक्सटेंट का मतलब होता है मोर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग increases strength of covalent bond increases, strength of covalent bond increases, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना आपके कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, जितना अच्छा ओवरलैपिंग उतना आपका क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बनते जाएगा। अब ओवरलैपिंग किस में अच्छा होता है, देखो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होता है, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग अच्छा होता है। जैसे 1s प्लस 1s को अगर कंबाइन करेंगे जिसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, सेम सेम नंबर में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से क्लोज होता है उसमें ओवरलैपिंग कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, जैसे 1s में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हो गया, करेक्ट। जैसे 1 1 अगर रहेगा तो इसमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा, 1 2 रहेगा तो ओवरलैपिंग वीक होगा, करेक्ट। 2 2 रहेगा तो ओवरलैपिंग थोड़ा सा वीक हो जाएगा, 2 3 में ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये रहेगा आपका ओवरलैपिंग का ऑर्डर। ये 1 क्या होता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 1 रहा तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, 1 2 रहा तो वीक ओवरलैप, 2 2 थोड़ा सा वीक, और 2 3 क्या हो जाएगा, और वीक ओवरलैप बन जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अब ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, करेक्ट। ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख सकते हैं हम इसको, हम यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्या रहेगा आपका, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो जितना छोटा आपका बॉन्ड लेंथ रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ओके। और एक ऑर्डर लिखना, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इज, पीपी ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर एसपी ओवरलैप, और लास्ट में क्या आता है, एसएस ओवरलैप। पीपी ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद एसपी ओवरलैप थोड़ा वीक, और एसएस ओवरलैप क्या होता है, सबसे वीक। ये ऑर्डर याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग किसका होता है, पीपी ओवरलैप एज कम्पेयर टू एसपी ओवरलैप और एसएस ओवरलैप। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स आर प्रेजेंट। तो पहला देखो क्या आता है, नो फर्स्ट ओवरलैपिंग आती है एक्सियल ओवरलैप। फर्स्ट को क्या बोले, हाँ बोलो भावेश। सर वो जो ये ना फोर्थ पॉइंट का जो सेकंड वाला 1 हाँ - 1 इज ग्रेटर देन, वो वाला नहीं, 1 थोड़ा माइनस समझा नहीं दो। है, 1 and 2, ये 1, ये माइनस साइन नहीं, 1 और 2, 1 2, 1 1, ये 1 2 हो गया, ये 2 2। जैसे देखो 1 का मतलब 1s इसमें स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, करेक्ट, ऐसा। ये 1s 2s, ये 2s 2p, ऐसा। ये 1 - 1, ये 1s का ओवरलैप स्ट्रॉन्ग होगा, फिर 1s 2s का ओवरलैप होगा, जैसे 2s का ओवरलैप अच्छा होगा, 2s 3p का ओवरलैप अच्छा होगा, या 3s का ओवरलैप अच्छा होगा, ऐसा होगा वो। ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर है, ये कैसे ओवरलैपिंग का ऑर्डर है, ओके। ओके समझा। बोलिए, यस बोलो। हेलो सर, जितना छोटा बॉन्ड रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी या उसकी। यस करेक्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ और सर इज वो इनवर्सली पीपी प्रोपोर्शनल। एसपी का नहीं समझा। एसपी का, ये देखो हेलो। पीपी ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जब दो पी ऑर्बिटल हम्म। कंबाइन होते हैं ना, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बनता है, एज कम्पेयर टू एसपी और एज कम्पेयर टू एसएस। हाँ, एसएस कैसा होता है, स्पेरिकल होता है ना, ऑर्बिटल। हाँ ऑर्बिटल। पीपी ऑर्बिटल कैसा हम्म। होता है, पीपी ऑर्बिटल सर अलोंग द एक्सिस, जब भी आपका ओवरलैप अलोंग द एक्सिस आता है तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और एसएस कैसे होता है, हाँ। स्पेरिकल ऑर्बिटल, स्पेरिकल ऑर्बिटल में कोई एक्सिस होता नहीं तो इसमें ओवरलैप कैसा होता है, वीक होता है। 7 पॉइंट हम यहाँ पे यस, कंटिन्यू ओके। करेंगे। और किसी को डाउट है क्या, हेलो सर। शिवानी बोलिए। सर बट हमारी सीरीज
और F है तो फिर उसके अकॉर्डिंग SS का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। नहीं, मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। ये क्या हो गया? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग होगा ये। देखो पीपी और जो पी ऑर्बिटल होता है आपका, ये जो पी ऑर्बिटल है ना, ये कैसा होता है? डायरेक्शनल। इसको डायरेक्शन होता है डायरेक्शनल। जब दो डायरेक्शनल वाले ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो उसमें ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है। ये कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। जो नॉन डायरेक्शनल रहेगा उसमें ओवरलैपिंग वीक होता है। ओके सो इसमें सिर्फ P और S ही होता है क्या फिर? हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड में पीपी और एसपी आता है, पीडी भी आता है, बट वो डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। तो फिर न्यूक्लियस के पास जो होता है वो P होता है क्या? नहीं, न्यूक्लियस के पास एस होगा। सही है, न्यूक्लियस के पास क्या होगा? एस। बट स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होता है? देखो न्यूक्लियस के पास क्या रहेगा? आपका एस रहेगा, करेक्ट। ये एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास। बट कब? जब आपका अगर 1s और ये 1s दोनों दोनों एटम के 1s कंबाइन होंगे तो आप 1s को प्रायोरिटी देंगे, करेक्ट। दोनों न्यूक्लियस का देखना पड़ेगा ना आपको, 1s तो 1s में आपका क्या होगा? जब भी दो सेम ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उसमें बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। जैसे 1s और मैं 2s की बात करूंगा तो क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा ना, 2s थोड़ा दूर चला गया। ऐसा कंसेप्ट है ये। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को देखना पड़ेगा आपको। 2s मतलब सेकंड ऑर्बिटल में चला गया क्या? हाँ 2s। देखो ये आपका प्लस होगा। देखो फिर से बताता हूँ, ये प्लस आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस, ये 1s हो गया और ये 2s हो गया ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं दूसरा एक न्यूक्लियस लेता हूँ, इसमें ये 1s ही है बस, तो ये 1s और 2s का ओवरलैप कैसा होगा? वीक होगा ना। 1s में ओवरलैप अच्छा होगा, क्योंकि 1s कैसा है? न्यूक्लियस से क्लोज है। ओके सर तो फिर वो 2s सबशेल है क्या? हाँ, देखो आपका क्या होगा? देन फिर शेल। यूजुअली होता क्या है? न्यूक्लियस है। हाँ बोलिए, आपका आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, बताओ। एक्चुअली में देखो होता कैसे है? सर बेसिकली होता क्या है? न्यूक्लियस होता है। देखो देखो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, करेक्ट। हाँ। आपका शेल, मैं एक एग्जांपल देके देता हूँ। जैसे सोडियम है, आपका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, करेक्ट। ये इसका पहला शेल K होगा, सेकेंड शेल क्या होगा? L होगा, थर्ड शेल क्या होगा? M होगा। ये ऐसे शेल रहेंगे। फर्स्ट शेल K रहेगा, सेकेंड शेल L रहेगा, थर्ड शेल क्या रहेगा? M रहेगा। जैसे मैं दूर जाऊंगा ना, तो देखो L शेल क्या होगा? उसमें 2sp और 2p भी आ गया ना। L शेल में क्या आपका 2sp और 2p भी प्रेजेंट है, एक ही शेल में आ गया ना वो 2s2p, समझा अब? हाँ। तो इसीलिए 2pp का ओवरलैप अच्छा होता है एज कम्पेयर टू sp। अगर आपका थर्ड शेल आएगा, इसमें 3s आएगा, इसमें 3p आता है, बाद में 3d भी आ जाता है ना। फोर्थ अगर शेल होगा तो 4s 4p 4d एंड 4f आ जाएगा। ये आपका फोर्थ शेल हो गया। तो ये इस शेल में ये आपका 4s सबशेल हुआ, ये 4p सबशेल, ये 4d सबशेल, ये 4f सबशेल। शेल के अंदर क्या होते हैं? सबशेल। सबशेल्स में क्या होते हैं? ऑर्बिटल। अब क्लियर है? देन यहाँ पे 2s2 और 2p6 में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा क्या? किसमें? 2s2 और 2p6 में। बट ओवरलैपिंग हम लोग दो अलग अलग एटम्स ऑर्बिटल्स का देखेंगे ना, करेक्ट है। जैसे पहले तो पीपी ओवरलैप स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद एसपी ओवरलैप, और लास्ट में क्या आता है आपका एसएस ओवरलैप। मैंने एस का मेंशन नहीं किया ना आपको, 1s दिया है कि 2s दिया है कि 3s। नॉर्मली ऑर्डर क्या है? पीपी स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद एसपी, उसके बाद एसएस। मैं अगर नंबर दूंगा आपको 1s तो आपको 1s को ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नंबरिंग मेंशन नहीं किया है, बस नॉर्मल बोला है कि पीपी स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है, क्योंकि उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। ओके ठीक है, क्लियर है शिवानी? सर 1s2 2s2 और 2p6 में देन फिर 2s2 और 2p6 का स्ट्रॉन्ग होगा ना फिर ओवरलैपिंग। हाँ
अकॉर्डिंग टू सीरीज, मतलब PP SP एंड हाँ, फिर अकॉर्डिंग टू SS सिर्फ है। नॉर्मली हमें क्या देखना है, पीपी ओवरलैप हमारा स्ट्रांग रहेगा, सबसे पीपी ओवरलैप स्ट्रांग होगा, उसके बाद हम एसपी देखेंगे, उसके बाद हम एसएस देखेंगे। ये आपको मैम दोनों तो अलग यहाँ अलग ऑर्बिटल का देखना है, एक पी ऑर्बिटल फॉर वन ऑर्बिटल, ये क्या पी किसका होगा, वन ऑर्बिटल, और ये आपका पी कैसे रहेगा, दूसरा ऑर्बिटल, अनदर ऑर्बिटल। ये दोनों अलग अलग होंगे ना, इसीलिए। जैसे हाइड्रोजन का ये 1s इस हाइड्रोजन का, ये 1s दूसरे हाइड्रोजन का, ये मॉलिक्यूल के लिए देख रहे हैं ना हम लोग, जब मॉलिक्यूल बनेगा तब। तो मैं एक एटम की बात नहीं करूंगा, मॉलिक्यूल की बात करूंगा। ओके, हाँ ठीक है। ये मॉलिक्यूल के लिए देखा जाएगा, एक सिंगल एटम के लिए नहीं होता है। नो नेक्स्ट, अभी हमारा 7th पॉइंट था ना, 7th पॉइंट लिखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैप। सेवेंथ पॉइंट क्या था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैप, 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैप। इसमें पहला आता है एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल, और इसी को बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैप, हेड ऑन हेड ओवरलैप। और इससे जो बॉन्ड बनेगा आपका, बनता है सिग्मा बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा होता है साइड वे ओवरलैप, और इसी को बोल देते हैं लेटरल ओवरलैप और पैरेलल ओवरलैप। जब इस टाइप का ओवरलैप होता है तो इसमें बनता है पाई बॉन्ड। तो मैं बताऊंगा कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहला लिखो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। पहला हम पढ़ेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, अब देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इज कैसे होता है, बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो एक्सियल ओवरलैप होता कैसे है, जैसे आपका एक एस ऑर्बिटल है, ये मान के चलो आपका एक एस ऑर्बिटल प्लस दूसरा एस ऑर्बिटल। अब दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कौन सा ओवरलैप होगा बोलो, 2s, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, एस एस ओवरलैप। और इसमें ये जो बॉन्ड बना है ये क्या रहेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा का सिंबल ऐसा होता है, सिग्मा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये रहेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। ओके, एसएस में सिग्मा बॉन्ड बनता है, वैसे एसपी में भी बनता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एक्सियल ओवरलैप। नेक्स्ट देखो, अगर मान के चलो आपके पास एक एस ऑर्बिटल है और आपके पास एक पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। ये हमारा पी ऑर्बिटल, अब इसमें जब ओवरलैप होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका पी ऑर्बिटल इसके साथ जाके ओवरलैप करेगा, तो ये मिलेगा आपको एसपी ओवरलैप। एसपी ओवरलैप से भी क्या बनता है आपका, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैप, हाँ बिल्कुल फेस टू फेस ओवरलैपिंग होता है। देखो फेस टू फेस कैसे है, इसका फेस और इसका फेस दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। फिर से देखो, इसका फेस और इसका फेस दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। समझ रहे हैं सबको ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, नॉर्मल ओवरलैपिंग, फेशियल ओवरलैपिंग, ये फेस टू फेस ओवरलैप। अब देखो अगर 2 पी ऑर्बिटल आते हैं, मान के चलो आपके पास 2 पी ऑर्बिटल है, पहला पी ऑर्बिटल ये आपका प्लस दूसरा पी ऑर्बिटल आपका ये रहेगा। दोनों के फेस अगर आप ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व कर दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट। इस टाइप के ओवरलैप को क्या बोला जाएगा, पी, और ये पी ऑर्बिटल, तो इसको बोलेंगे पीपी ओवरलैप। और इससे भी क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। इससे भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एसएस, एसपी एज वेल एज पीपी ओवरलैप। तीनों ओवरलैप से बन सकता है आपका सिग्मा बॉन्ड। तीनों ओवरलैप से क्या बनता है आपका, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड नेचर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसको कॉपी कर लो एक बार।
यहाँ पे किसी को डाउट है? एनी डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं सर। अब देखते कि पाई बॉन्ड बनता कैसे। अभी हमें चेक करना है कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। नेक्स्ट पढ़ते पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। हमेशा याद रखना एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। हमेशा याद रखना एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता। एस ऑर्बिटल बिल्कुल पाई बॉन्ड नहीं बनाता। आपका एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, तो इसलिए कभी भी एस में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड किस में बन सकता है? आप देखो पी ऑर्बिटल में। देखो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज ओनली इन पी ऑर्बिटल। अब देखो पी ऑर्बिटल में कैसे बनता है आपका पाई बॉन्ड। हमारे पास पी ऑर्बिटल रहेंगे। मैं इसको पी ऑर्बिटल को ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो ये पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल प्लस दूसरा एक पी ऑर्बिटल। ओके, ये दोनों पी ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है ना। जब दोनों पी ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो इसमें देखो ओवरलैप कैसा होता है। ये कुछ ऐसा ओवरलैप होता है। जब ऐसा ओवरलैप बनता है तो इस केस में जो आपका बॉन्ड बनेगा उसको पाई बॉन्ड बोला जाता है। ये क्या होता है? पाई बॉन्ड। एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल, इसको हम बोलेंगे पीपी ओवरलैप, और इससे क्या बनता है आपका पाई बॉन्ड। जो अपने दो हैंड है ना, दो हैंड देखो, दो हैंड को पैरेलल लगा दो, दो हैंड को चिपका दो। नॉर्मली दो हैंड को अगर आप पैरेलली चिपकाओगे तो ये क्या बनता है? पाई बॉन्ड। करके देखो, दो हैंड ले लो, उसको पैरेलली चिपका दो, तो ये जो बनेगा आपका क्या रहेगा? पाई बॉन्ड। उसके जैसा ही है। और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। पाई बॉन्ड जो रहेगा ये वीक होता है। पाई बॉन्ड इज वीक एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसा रहेगा? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आपको मॉलिक्यूल दे दिया, उसमें पूछा जाएगा कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड आपको आइडेंटिफाई करना होता है। मैं बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पहले उसका डिफरेंस लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो एक टेबल बना लो डिफरेंस के लिए। द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो इसमें हमें दो कॉलम बनाने। एक पहला कॉलम रहेगा सिग्मा बॉन्ड का और दूसरा कॉलम रहेगा आपके पाई बॉन्ड का। हमारे पास दो कॉलम है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड के लिए। तो दो कॉलम बना दो। पहले कॉलम में लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट कॉलम इज फॉर सिग्मा बॉन्ड। ये होता है सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड कॉलम है हमारा पाई बॉन्ड। सेकेंड कॉलम किसके लिए रहेगा? आपके पाई बॉन्ड के लिए। ओके, पाई बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट, पहला पॉइंट देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा सिग्मा बॉन्ड के लिए? फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैप। ये किसमें? इसमें ओवरलैपिंग कैसा होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड में क्या होगा? साइड वे ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप। साइड वे बोलो, लेटरल बोलो, या उसको पैरेलल बोलो, सेम होगा ये तीनों। इसमें क्या होता है? हेड ऑन हेड भी होता है ना, हेड ऑन हेड ओवरलैप। दो फेसेस अगर हम ज्वाइन कर देंगे उसको बोला जाएगा हेड ऑन हेड ओवरलैप। ये क्या रहेगा आपका? हेड एंड हेड ओवरलैप। सेकेंड पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप? सिग्मा बॉन्ड बताओ मुझे, कमेंट करो। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप? बताओ। फॉर्म बाय फेस टू फेस एस वाला। एस। हाँ बोलिए। हाँ शिवानी। एस एस, एस पी और पीपी ओवरलैप, तीनों से बनता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एस एस, एस पी और पीपी ओवरलैप। और पाई बॉन्ड किससे बनता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओनली पीपी ओवरलैप, इज फॉर्म
फॉर्म बाय ओनली पी ओवरलैप। ये किससे बनता है? पी ओवरलैप से बनता है। थर्ड पॉइंट, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये थर्ड क्या रहेगा? वीक बॉन्ड। एक फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड सिंगली भी एग्जिस्ट करता है और पाई बॉन्ड के साथ भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड में एग्जिस्ट सिंगली और along with पाई बॉन्ड, along with पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सिंगली भी एग्जिस्ट करता है और पाई बॉन्ड के साथ भी एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अल्किन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है ना। सिग्मा बॉन्ड अकेला भी होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ भी होता है। अगर मैं अल्काइन का एग्जांपल दे दूं, अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइन में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और जो बाकी के दो रहेंगे इसमें क्या रहेंगे? दो पाई बॉन्ड। अल्काइन में एक सिग्मा बॉन्ड और दो क्या रहेंगे? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड सिंगली भी एग्जिस्ट करता है और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ भी एग्जिस्ट करता है। बट जब पाई बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड। सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता पाई बॉन्ड, एग्जिस्ट अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड। देखो एग्जांपल वही है, पाई बॉन्ड अगर रहेगा तो पहले वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही रहेगा। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज विथ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सिंगल हो सकता है बट पाई बॉन्ड किसके साथ रहेगा? आपके सिग्मा बॉन्ड के साथ। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अल्किन है, अगर ये आपका पाई बॉन्ड है तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड होना ही चाहिए। पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बनता, वो सिग्मा बॉन्ड के साथ रहेगा। यहाँ पे किसी को डाउट ये डिफरेंस में? एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो। हाँ, डिफरेंस कॉपी करो, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं होता, वो किसके साथ रहेगा? आपके सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है। ओके, क्लियर है? किसी को डाउट है तो हैंड रेस करो, मैं आपको अनम्यूट करके आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, कोई भी डाउट तो हैंड रेस कर सकते हो। हाँ बोलिए। सर नॉट नेसेसरी ना सिग्मा बॉन्ड पहले ही होगा या फिर पाई बॉन्ड ही पहले होगा? नहीं, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनता ना। सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। नहीं मतलब अभी आपने सी डबल बॉन्ड हाँ, सी लिखा ये देन वाला, फिर हाँ, नॉट ऊपर सी डबल बॉन्ड सी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा और पाई ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। नेसेसरी नहीं एंड है देन ऐसा। फिर पाई और सिग्मा भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख हाँ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब भी नहीं बनेगा बताया पहले मुझे तो पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड? सिंगल। सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। जब भी बनेगा तो आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, उसके बाद बनता है आपका पाई बॉन्ड। आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चंस करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हेडिंग बना दो, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिंगल होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अब देखो पहला एग्जांपल, अगर मैं CH4 का एग्जांपल दूं, बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? CH4 को पहले लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। बोलो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा ना, 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? देखो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या करो, पहले हाइड्रोजन देखो कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 6। जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बॉन्ड तो बनने ही वाले हैं। देखो 6 हाइड्रोजन प्लस ये 1 आपका सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट ना? हाइड्रोजन तो कंपलसरी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ही, हाइड्रोजन कंपलसरी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले तीनों और ये 6 हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिया, तो 6 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड प्लस ये 1, 2 कार्बन के बीच का एक सिग्मा बॉन्ड। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब दिख रहे 6 सिग्मा बॉन्ड, देखो कौन सा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। तो यहाँ पे आएगा आपके 7 सिग्मा बॉन्ड,
6 हाइड्रोजन के और एक कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, समझ रहे हैं? ओके, कमेंट में आंसर दिखना चाहिए मुझे सबका। अगर मैं आपको ये देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें मैं फाइंड करने सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड हमें इसमें फाइंड करने हैं। अब देखो कैसे बनेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। पहले हाइड्रोजन गिन लो, कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड तो है। जब भी डबल बॉन्ड आता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे? टोटल सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड। सबका आंसर दिखना चाहिए मुझे कमेंट में, कमेंट करो सब। बस मुझे यश के कमेंट दिख रहे हैं, बाकी लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं। शिवानी, यश, बुशरा, भावेश, कमेंट करो। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए आप कमेंट करोगे। इस क्वेश्चन में देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मुझे देखो सब लोग आ गए। चलो, हमने पढ़ा था यहाँ पे PMMA, दैट इज पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट। अब ये क्या होता है? ये जो आपका मोनोमर, ये क्या होता है? मिथाइल मिथ एक्रिलेट। ये कैसे है? मिथाइल मिथ एक्रिलेट। ये क्या होगा आपका? मिथाइल मिथ एक्रिलेट। ये आपका मोनोमर, ये क्या होगा आपका? मोनोमर। इसको मैंने किया पॉलीमराइज। जब इसको पॉलीमराइज करेंगे तो बस आपको डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव करना है। डबल बॉन्ड रिमूव कर दो। एमी का मतलब मिथाइल होता है। एमी का मतलब क्या होता है? मिथाइल। और यहाँ पे रहेगा आपका COOMe। बस इसको पॉलीमराइज कर दो। इसको क्या करना है आपको? पॉलीमराइज। इसको जब आप पॉलीमराइज करोगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा आपको N। तो ये होता है आपका PMMA। ये क्या रहेगा? PMMA। ये हो गया आपका पॉलीमर। अब देखो इसका यूज क्या होता है। ये भी ट्रांसपेरेंट है। इसका यूज देखो, इसका यूजेस है। पहला यूज आता है इसका, ये देखो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ऑप्टिकल लेंसेज में इसको यूज किया जाता है। तो इसका यूज क्या? यूज इन हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी होता है। इसका क्या होता है? हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी। प्रिपरेशन में हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी और लेंसेज प्रिपरेशन में, क्लैरिटी लेंसेज प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसको यूज किया जाता है लाइट कवर्स में, है ना, टू मेक, फॉर मेकिंग लाइट कवर्स, लाइट कवर्स। उसके बाद एयरक्राफ्ट विंडोज बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट विंडो, ये याद रखना, एयरक्राफ्ट विंडोज बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट विंडोज। प्लास्टिक ज्वेलरी जो होता है ना, प्लास्टिक ज्वेलरी, इससे बनाया जाता है। ओके, ये हो गया आपका PMMA का यूज, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट। ये एक पॉलीमर है जिससे हम क्या कर सकते हैं? एयरक्राफ्ट विंडोज बना सकते हैं, प्लास्टिक ज्वेलरी बना सकते हैं, हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी लेंसेज बना सकते हैं, लाइट कवर्स बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबको आवाज आ रहा है? सब ठीक है? प्रथमेश, नीरज, किरण, उसके बाद सोफिया, एलिना, सुजल, किरण, ठीक है? सबको आवाज आ रही है ना? ओके, हाँ, गुड। नाउ नेक्स्ट, 6 टाइप का पॉलीमर आता है। PVC, जो हमारा रेगुलर हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप्स जो आते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट 6th जो है आपका PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC इज कॉल्ड एज पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो ये कैसे बनता है। आपको चाहिए विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है आपका विनाइल क्लोराइड। इस मॉलिक्यूल को बोला जाएगा विनाइल क्लोराइड। इसका लेंगे N नंबर, इसको करेंगे पॉलीमराइज। इसका करो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बस डबल बॉन्ड को हटा देना है, Cl वहीं पर रहेगा और इसको N नंबर लगा दो। ये रहेगा आपका PVC, ये रहेगा आपका PVC। और इसका यूज कहाँ पे होगा? यूजेस देखो, सिंपल यूजेस है। फॉर मेकिंग रेनकोट्स,
अभी बारिश का मौसम है तो इससे रेनकोट भी बना सकते फॉर मेकिंग रेनकोट्स, है ना। सबके पास झील का नेट रेनकोट होगा ना, झील। पीवीसी पाइप्स बना सकते फॉर मेकिंग रेनकोट। पाइप्स पाइप्स बना सकते हैं, इससे डॉल्स बनता है। शॉवर कर्टन्स भी बनते हैं, शॉवर कर्टन्स। शू सोल्स, और वायर्स भी बनते हैं, इसके वायर्स भी बनते हैं, वायर्स एक्सेट्रा। तो पीवीसी से हम इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लो। यस, पीवीसी पाइप्स इससे ही बनते हैं। ओके, ये क्या हो गया आपके नॉर्मल एडिशन पॉलीमर। ओके, कॉपी कर लिया। नो नेक्स्ट। तो ये हो गया आपके सिंपल एडिशन पॉलीमर्स। नो नेक्स्ट। हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। नो नेक्स्ट आपका कुछ में अलग टाइप के आपको पॉलीमर्स देने जा रहा हूँ। अलग टाइप के हम यहाँ पे पॉलीमर्स पढ़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स। कोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स का मतलब ऐसे पॉलीमर जो मोर देन वन यूनिट से बने होते हैं, डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे इसका डिफरेंट पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय polymers which are obtained by different monomer units। अब देखो इसमें पहला आता है, पहला इसमें आता है बुना एस। बुना एस, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बुना एस। और इसका नाम होता है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन पॉलीमर। ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर भी बोला जाता है पॉलीमर, स्टाइरिन रबर, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। अब देखो ये बनता कैसे है। ये देखो इसको आप SBR भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो, SBR भी बोल सकते हो, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। SBR का मतलब क्या होता है, S क्या होता है आपका स्टाइरिन, B क्या रहेगा ब्यूटाडाइन, और R क्या होगा आपका रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। अब देखो नाम में ये आपको एक ब्यूटाडाइन चाहिए और एक स्टाइरिन चाहिए, दो टाइप के मोनोमर चाहिए। अब देखो स्टाइरिन होता क्या है, सबको पता है स्टाइरिन क्या है, PH CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका स्टाइरिन है। स्टाइरिन के नंबर स्मॉल लेना है, प्लस ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन क्या होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका ब्यूटाडाइन। करेक्ट, ये क्या आपका ब्यूटाडाइन। अब ये भी इसका n नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। अब देखो करना क्या है, अब इसको करना है पॉलीमराइज। देखो प्रोडक्ट कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगा दो, ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा और ये डबल बॉन्ड आगे निकल जाएगा। देखो प्रोडक्ट कैसा आएगा। तो PH CH, यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड ले दो, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे CH2 CH, इधर डबल बॉन्ड आएगा, आएगा ना डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2, इसको n टाइम्स कर दो। तो ये हो गया आपका बुना एस। ये क्या बन जाएगा बुना एस, ये रहेगा आपका बुना एस। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते गया, डबल बॉन्ड को बस आगे शिफ्ट करते जाओ। ओके,
तो ये हो गया आपका बुना एस। अब देखो इसके यूजेस क्या होते हैं। इसका यूजेस सिंपल यूज है, टायर्स का जो रबर वगैरह बनता है इससे बनता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, आप लिख सकते हो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, waterproof shoes, रबर सोल्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, रबर सोल्स एक्सेट्रा, रबर सोल्स एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया आपका बुना एस। इसको कॉपी करो। नाउ नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड कोपॉलीमर बुना एन। बुना एन ये रबर का ही टाइप है। बुना एन देखो क्या होता है, बी का बुना का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन करेक्ट। बुना का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन। और यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल रबर, एक्रिलोनाइट्राइल रबर, इसको हम एनबीआर बोलेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनबीआर रबर। एन का मतलब नाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, बी का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन, और ये जो आपका आर क्या रहेगा, रबर। तो इसको एनबीआर रबर भी बोल सकते हो। सिंपली इसको क्या बोलना है, एनबीआर रबर। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। नो, देखो अब होता क्या नेक्स्ट। अब इसका रिएक्शन देखो क्या होगा। इसका जो मोनोमर क्या रहेगा, पहले तो हमें चाहिए ब्यूटाडाइन चाहिए और आपका एक्रिलोनाइट्राइल चाहिए ना। अब देखो कैसे होगा ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का रिएक्शन। एक्रिलोनाइट्राइल ये होगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका एक्रिलोनाइट्राइल। इसको N ले लो, ये रहेगा आपका N नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ब्यूटाडाइन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या रहेगा आपका ब्यूटाडाइन, 1,4 ब्यूटाडाइन है। इसका N नंबर ऑफ ले लेंगे। अब देखो क्या होगा, क्या करना है, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड आगे ले लो और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। बस इसका यहाँ पे नॉर्मली क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। अब देखो क्या करना है, जब पॉलीमराइज हुआ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा देखो। यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा CH, यहाँ पे CN, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसको N लगा दो। N का मतलब N नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या बन जाएगा आपका बुना N, ये रहेगा आपका बुना N। ओके, ये है आपका बुना N। इसको कॉपी कर लो। अब इसका यूजेस, सिंपल यूजेस है इसका। अब देखो इसका यूजेस क्या होते हैं। जो फ्यूल टैंक वगैरह होते हैं ना, ये बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग फ्यूल टैंक्स। फ्यूल टैंक्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग फ्यूल टैंक्स। इसको कॉपी कर लो। डन। नो, नेक्स्ट पॉलीमर आता है, कोपॉलीमर की बात करेंगे। आपका नेक्स्ट कोपॉलीमर है डाइनेल। नेक्स्ट कोपॉलीमर है, शायद थर्ड होगा ना, थर्ड इज डाइनेल। डाइनेल भी एक कोपॉलीमर होता है। डाइनेल को दूसरा नाम क्या होता है, इसको और हम बोल सकते हैं विनियन, विनियन N। इसका नाम क्या होता है, विनियन N।
दोनों नाम से हम इसको बोल सकते हैं, विनियन एन और डायनेन। ओके, अब देखो होता क्या एक्चुअल में। अब देखो ये बनाते कैसे, इसका जो मोनोमर क्या रहेगा देखो, इसका मोनोमर रहेगा एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है बताओ, व्हाट इज एक्रिलोनाइट्राइल? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, करेक्ट, ये ऐसा कुछ, ये एक्रिलोनाइट्राइल, इसको लिखेंगे हम एक्रिलोनाइट्राइल। प्लस इसका रिएक्शन करेंगे विनाइल क्लोराइड के साथ, इसका एन नंबर इसका भी एन नंबर, विनाइल क्लोराइड क्या होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये रहेगा विनाइल क्लोराइड। अब इन दोनों को करेंगे पॉलीमराइज, इनका क्या होगा पॉलीमराइजेशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। अब पॉलीमराइजेशन होने के बाद देखो प्रोडक्ट क्या लिखना है आपको, सिंपल वही डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या रहेगा आपका Cl, और इधर लॉन्ग चेन, यहाँ पे N लगा दो। ये जो पॉलीमर ये आपका क्या है डाइनेल, ये क्या रहेगा आपका डाइनेल एज ए पॉलीमर। ओके, ये होता है आपका कोपॉलीमर, ये कुछ आपके कोपॉलीमर्स हुए, इसको कॉपी कर लो। नो नेक्स्ट, कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर के मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर मीन्स ऐसे पॉलीमर जिससे सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, है ना, पॉलीमर्स उससे सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया रिमूव होता है। कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा रिमूवल ऑफ वाटर, करेक्ट। अब इसके कुछ पॉलीमर्स हम देते हैं, पहला मैं यहाँ पे लेता हूँ टेरिलीन। पहला क्या आता है टेरिलीन, टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है डेक्रोन, इसको आप डेक्रोन भी बोल सकते हो, टेरिलीन और डेक्रोन, टेरिलीन और डेक्रोन। अब देखो ये बनता किससे, इसके लिए दो मोनोमर यूनिट चाहिए। पहला इसके पास होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, देखो OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये जो है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल, ये मोनोमर है इसका इथिलीन ग्लाइकॉल। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मोनोमर यूज किया जाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस एक हमें यूज करना होता है टेरेप्थेलिक एसिड, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड OH। ये जो मॉलिक्यूल इसका नाम होता है टेरेप्थेलिक एसिड, इसका नाम क्या है टेरेप्थेलिक एसिड। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कंडेंसेशन, देखो अब क्या करना है, कंडेंसेशन हो रहा है मतलब वाटर को रिमूव करना है ना, इसका भी n नंबर ऑफ मोल्स ले लिया मैंने, इसका भी n नंबर ऑफ मोल्स, इसका भी n नंबर ऑफ मोल्स। अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो हमें यहाँ से क्या करना है वाटर को रिमूव करना है। अब चलिए वाटर को रिमूव करते हैं वहां से। अब आप क्या करो, वाटर को रिमूव करना है ना, तो वाटर को रिमूव कर दो, यहाँ से OH ले लो और यहाँ से H ले लो, कर दो रिमूव, है ना, -H2 चला गया, और यहाँ से ये वाला H भी निकल, ये n नंबर था ना, ये वाला H भी निकलेगा और ये वाला OH भी निकलेगा। हमें सारा निकलना है क्योंकि कंटिन्यूस करना है ना चेन, यहाँ से एक वाटर जाएगा और यहाँ से ये वाला भी वाटर निकल जाएगा। अब देखो क्या बनता है पॉलीमर आपका, जो बचा उसको लिखो, यहाँ पे O बचेगा, CH2 O C डबल बॉन्ड O, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये फिट नहीं हो पाएगा। ये पॉलीमर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसा बनता है ये O CH2 O C डबल बॉन्ड O, इसको बेंजीन रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ से OH निकाल लिया मैंने, तो ये बन गया आपका N लगा तो ये बन जाएगा आपका टेरिलीन, और टेरिलीन को क्या बोल जाता है डेक्रोन, इसी को हम क्या बोलते हैं डेक्रोन, टेरिलीन को ही क्या बोलते हैं हम डेक्रोन।
ओके। और यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर देना, वाटर रिमूव करना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा 425 केल्विन टू 475 केल्विन, इतना टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन हो जाता है। इस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन हो जाएगा। ये रहेगा आपका टेरेलिन, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडेंसेशन कंटिन्यू करेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर उसके अगले वाले लेक्चर में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। नॉर्मल इसमें कुछ नहीं, रिएक्शंस है, आपको बस याद करने, बाय हार्ट करने रिएक्शंस, लर्निंग वाला पार्ट है। बट एक बार समझ लो कि कैसे कैसे हो रहा है, इसका जो वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, एनी डाउट? यहाँ पे किसी को डाउट है? बताओ, किसी को डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? तो चलिए फिर स्टॉप करते हैं, अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। कल फिर से मिलते हैं, कल सेम टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसको कल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ही चैप्टर बचा आपके, कंडेंसेशन पॉलीमर और इसके 1-2 मैकेनिज्म बचे। ओके, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू।